हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। मैंने एक मेरा नाम जगदीश मटपाल है। मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ लॉजिस्टिक्स के पर्पस के लिए बात करने के लिए। तो मुझे इस इंडस्ट्री में, सब अपने फ़ोन साइलेंट कर लीजिए प्लीज़। मुझे इस इंडस्ट्री में 3 साल हो गए हैं। पहले मैंने फर्स्ट ज्वाइन करा था 2018 में, अभी 2022 चल रहा है। तो मुझे इंडस्ट्री में 3 साल हो गए और मैं इस इंडस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। काफ़ी कुछ सिखा है इस इंडस्ट्री में मुझे, लॉजिस्टिक्स के बारे में, फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लॉजिस्टिक्स एक्चुअली है क्या। जो नए नए बिजनेस करना चाहते हैं, नए इसमें एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो आप चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि लॉजिस्टिक्स बेसिकली है क्या। तो मेरा नाम जगदीश मटपाल है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिस्टिक्स एक्चुअली है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन? मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड प्लेस with the help of transportation is called logistics and supply chain. इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे आप सप्लाई चेन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके अंडर गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो विद हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक्स, ये हमारे लॉजिस्टिक्स हेल्प करता है और ट्रांसपोर्टेशन उसके अंदर आता है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बाय एयर होता है, बाय सी होता है, बाय ट्रकिंग होती है, बाय ऑटोमेटिक कुछ भी हो सकता है, बाय कार। एक चीज़ को दूसरी जगह ले आना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में उसे लॉजिस्टिक्स कहते हैं। हम वी आर अ फ्रेट फॉरवर्डर, वी आर अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स बट वी आर अ फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर मीन्स हम किसी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कि आपका कोई मटेरियल हो बाय एयर बाय सी, अगर आपको इधर एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, एक्स कंट्री से एक्स कंट्री भेजना हो, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम उसको रेट प्रोवाइड करवाते हैं। वी आर द फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट मतलब कॉस्ट, भाड़ा, किसी चीज़ का कॉस्ट, उसे बोलते हैं फ्रेट। फ्रेट में बाय एयर भी आता है, बाय सी भी आता है। उसको हम पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर ही लॉजिस्टिक्स आती है। तो आपको लॉजिस्टिक्स का मतलब समझ में आ गया कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स इजी लगा आपको? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसके क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ सकते हैं भाई। चला वो बनाएला इनकोट्रम्स क्या होता है हमारे इस इंडस्ट्री में? इनकोट्रम्स हमारा गवर्नमेंट ने किसी भी कंट्री को किसी भी कंट्री से जोड़ने के लिए, सप्लायर को बायर से कनेक्ट करने के लिए एक इनकोट्रम्स डिवाइड को एक एस्टैब्लिश परफॉर्म करा है इनकोट्रम्स नाम से। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल टर्म्स होती हैं जो एक सप्लायर और एक बायर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सप्लायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी काफ़ी, वो आप वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ क्या किस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सप्लायर की कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बायर की कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितनी वो बेयर करेगा और सप्लायर कितनी कॉस्ट बेयर करेगा। तो इसमें बेसिकली 3 तरह के टर्म्स यूज होती हैं, एक्सवर्क्स, एफओबी और एफसी। डीडीपी डीडीयू भी होती है और प्लस सीएंडएफ भी होती है। तो वो बहुत कम यूज होती है। तो बेसिकली हमारे 3 जो टर्म्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। तो फर्स्ट टर्म्स मैंने आपको बताया एक्सवर्क्स। एक्सवर्क्स में क्या होता है? एक्सवर्क्स में होता है सप्लायर, जैसे इंपोर्ट के केस में या एक्सपोर्ट के केस में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। बायर सप्लायर बायर को बोलता है ये एक्स फैक्ट्री पे मेरा माल रखा है, वहां पे आपको उठाना है और उठा के अपने घर ले जाना है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। जो भी फ्रेट की कॉस्टिंग होगी, जो भी वहां पे कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस होंगे, जो भी डॉक्स के चार्जेस होंगे, जो भी पोर्ट के चार्जेस होंगे, जो भी वहां पे लोकल चार्जेस होंगे, वो सारा का सारा बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। इसमें सप्लायर का कोई रोल नहीं होगा। सप्लायर सिर्फ और सिर्फ बोलेगा ये मेरा माल रखा है, उसको पेमेंट मिलेगी अपने प्रोडक्ट की, अपने मटेरियल की। चाइना में और किसी भी कंट्री में 101%
पेमेंट जब तक सप्लायर के अकाउंट में नहीं आती है, 70-40 चलता है, वो तब तक वो माल नहीं छुड़वाता, चाहे वो कितना पुराना सप्लायर हो। वो या तो 30% एडवांस लेगा, 70% तब छोड़ेगा जब यहाँ पे माल आ जाएगा, तब तक वो एक टैलेक्स रिलीज होना होता है। वो आगे आपको समझाऊंगा मैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा इस चीज के बारे में, वो काफी लंबा प्रोसेस है। सो बेसिकली मैंने आपको अभी एक्सवर्क्स के बारे में बताया कि एक्सवर्क्स क्या होता है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो एक्सवर्क्स को रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी के हैं क्वेश्चंस? ओके, एनी क्वेश्चंस? और कुछ क्वेश्चंस? तुम दोबारा से बना रहे हो तो कुछ और क्वेश्चंस है किसी के? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ। सर मेनली मुझे डिफरेंस पूछना है कि लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन बोथ आर सेम या फिर डिफरेंट? लॉजिस्टिक्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। सप्लाई चेन के अंदर लॉजिस्टिक्स आती है, सप्लाई चेन का पार्ट होता है लॉजिस्टिक्स। मैन्युफैक्चरिंग में होता है वो भी तो सप्लाई चेन है ना, डिफरेंट बनाते हैं जब भी। एक सप्लाई चेन एक पूरी चेन होती है, वो आपको चेन समझनी पड़ेगी। सप्लाई चेन का एंड आप मतलब कि रॉ एंड मटेरियल से यूजर, लेके एंड यूजर, यस सर। रॉ मटेरियल से लेकर एंड यूजर तक कहां जो हम प्रोसेसिंग देखो, हुई। वी आर अ फ्रेट फॉरवर्डर। हम जिस कंपनी में हैं अभी यहाँ पे, हमारा कोई रोल नहीं है सप्लायर और बायर से, बिल्कुल बिल्कुल हमारा कोई काम नहीं, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। वी आर अ फ्रेट फॉरवर्डर। हमारा रोल क्या है? उनको माल लेके देना। हम कैसे लेके देंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक एयर और सी। हमारा बायर से ना कोई कनेक्शन है, ना कोई सप्लायर से कनेक्शन है, ना उनके रॉ मटेरियल से कनेक्शन है। हमारे पास सिर्फ एक चीज आएगी कि क्वेरी आएगी क्लाइंट की, वो क्वेरी फ्रेट से रिलेटेड होगी। फ्रेट कॉल भाड़ा से रिलेटेड क्वेरी होगी कि ये भाई मेरा माल उठाना है, यहाँ मुझे माल देना है, एक्सवर्क्स टर्म्स। और सप्लाई चेन की आप जो बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा कि सिर्फ मतलब एयरवेज और उसके कार्गो जो सप्लाई चेन की आप बात कर रहे हो, सप्लाई चेन की जो आप बात कर रहे हो, सप्लाई चेन ये है रॉ मटेरियल टू एंड कंज्यूमर। हां एंड कंज्यूमर। इसमें हमारा रोल है ट्रांसपोर्टेशन का। ये देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि बाय एयर भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है। इसमें हम बाय एयर से, हमारा रोल है फ्रेट फॉरवर्डिंग का। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारा रोल है। सर अभी डोमेस्टिक जैसे यहाँ से अगर कोई शिपमेंट आया तो डोमेस्टिक भी होगा क्या हमारा? ठीक, डोमेस्टिक देखिए, एक इंटरनेशनल होता है, एक डोमेस्टिक होता है। वी आर अ इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्ड। पॉज करो। सपोज तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है तो वो वाला भी करिए। रूल नहीं है? जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाला भी रूल नहीं है? जैसे किसी को दिल्ली में चाहिए, मुंबई से दिल्ली से, हमारा रोल है, बाय मतलब करते हैं बाय एयर भी करते हैं, बट हमारा मेनली फोकस क्या है? इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग। हम डोमेस्टिक नहीं करते हैं। डोमेस्टिक कुरियर कंपनी करती है, फेडेक्स, यूपीएस और अपना कार्ड हो गया, बहुत सारे जो हम कनेक्टेड हैं, बट हम मेनली डोमेस्टिक नहीं करते हैं। हम फ्रेट फॉरवर्डिंग इंटरनेशनली करते हैं। वी आर इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर, नॉट डोमेस्टिक फ्रेट फॉरवर्डर। डोमेस्टिक हम नहीं करते हैं। उसके रीजंस हैं, काफी रीजंस होते हैं कि हम हर चीज को डेवलप नहीं कर सकते इतना स्ट्रांग, तो हम इंटरनेशनली करते हैं। सप्लाई चेन आपको समझ में आ गया? हमारा रोल खाली फ्रेट फॉरवर्डर का है। हमारा कोई सप्लायर से कनेक्शन नहीं है, कोई बायर से कनेक्शन नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ रोल है, क्लाइंट की कोई भी क्वेरी आती है, कोई सप्लायर की कोई क्वेरी आती है, कोई बायर की कोई क्वेरी आती है, उसमें हमारा रोल है सिर्फ और सिर्फ उनको फ्रेट का पार्ट देना। ना कोई उसमें हम रॉ मटेरियल की पेमेंट करेंगे सप्लायर को, ना कोई हम इसमें इन्वॉल्व होंगे। हम सिर्फ उसको बाय एयर बाय सी का फ्रेट देंगे। इसमें भी आपने जाना कि एक्सवर्क टर्म्स क्या है। आज एक्सवर्क टर्म्स में कोई प्रॉब्लम थी आपको? एक्सवर्क टर्म ये होती है, इसमें एक्सवर्क सारा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक्सवर्क टर्म्स में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है, सप्लायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सप्लायर ने बोल दिया भाई ये मेरी फैक्ट्री का एड्रेस है, आप वहां से माल उठाओ और यहाँ पे लेके आ जाओ, तो हम बायर को कॉस्ट देंगे। अगर उसको बाय सी मंगाना हो, बाय एयर मंगाना हो, उसके हिसाब से हम उसको बाय एयर का रेट देंगे या बाय सी का रेट देंगे।
बाय सी में भी 3 ऑप्शंस होते हैं, वो आगे में चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कैटेगरीज होता है, LCL होता है, FCL होता है, एयर में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं और एयरलाइंस होती हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ आगे मैं आपको इंट्रोडक्शन में आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो बेसिकली अब दूसरे टर्म्स में हम बढ़ते हैं। दूसरे टर्म्स में क्या है? FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ये FOB के केस में होता है। FOB के केस में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमें एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे माल हैंडओवर करे, या मटेरियल हैंडओवर करे, या कार्गो हैंडओवर करे। तीनों एक ही चीज है, मटेरियल, कार्गो, शिपमेंट एक ही चीज होती है। इनके बस हमारी ट्रेड में नाम अलग अलग है। कोई आपको बोल रहा मेरा मटेरियल हो, मटेरियल कार्गो हो या शिपमेंट हो, वो तीनों एक ही चीज होती है। तो FOB के केस में होता है सप्लायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हैंडओवर करता है हमारे को सी पोर्ट पे। सी पोर्ट माने चाइना में कोई सी पोर्ट हो, या शेंजन हो, या शंघाई हो, या जामिन हो, या तेंजिन हो, वो हमें माल दे देगा यहाँ पे सी पोर्ट पे दे देगा। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ बायर पे करेगा ओनली एयर फ्रेट या ओशियन फ्रेट और कस्टम क्लियरेंस चार्जेस यहाँ के। तो बेसिकली ये आपने जाना, पॉज कर देना। तो बेसिकली FOB के केस में मैंने आपको अभी बताया कि सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पोर्ट पे डिलीवर करवाने की। पोर्ट पे डिलीवर कराएगा, पोर्ट पे डिलीवर कराने के पहले 3 चीजें से उसको गुजरना पड़ता है। वहां पे उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे वेयर हाउस में ले जाना पड़ता है एजेंट के वेयर हाउस में ले जाने के बाद में उसको कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ता है चाइना में या कोई सी भी कंट्री में, USA हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, अपना कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, सिंगापुर हो, कोई सी भी कंट्री में अगर कोई सी भी इंपोर्ट करा रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, और फिर उसकी कस्टम क्लियरेंस होगी। वो हमारे कस्टम के बॉन्डेड वेयर हाउस में आएगा, ताकि माल में कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही है, कोई माल में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि भैया उससे कोई नुकसान हो सकता है, कोई ऐसे प्रोडक्ट तो नहीं है, ताकि कोई इलीगल प्रोडक्ट तो नहीं हो। तो उसके लिए कस्टम क्लियरेंस होती है, बॉन्ड होता है, वो कस्टम के बॉन्डेड वेयर हाउस में रहते हैं, उसकी चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होता है, एक्सरे की मशीन में गुजरती है शिपमेंट, उसके बाद ही वो पास आउट होती है। हाँ, वो दोनों जगह होता है कस्टम क्लियरेंस। आप चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो तब कस्टम क्लियरेंस होगा, चाहे वो इंपोर्ट कर रहे हो तब कस्टम क्लियरेंस होगा, तो वो दोनों जगह कस्टम क्लियरेंस नहीं है। तो ये FOB के केस में आपने अभी जाना कि सप्लायर हमारे वेयर हाउस में भेजेगा या पोर्ट पे भेजेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक है। उसके बाद बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बायर ओशियन फ्रेट का पार्ट पे करेगा या एयर फ्रेट का पार्ट पे करेगा, और यहाँ पे इसकी कस्टम क्लियरेंस कराएगा दिल्ली में, फिर उसके वेयर हाउस में माल पहुंच जाएगा। इंपोर्ट के केस में, एक्सपोर्ट के केसेस में भी यही होगा कि अगर सप्लायर है यहाँ से कोई माल भेज रहा है अपना, तो वो वहाँ पे उसकी कस्टम क्लियरेंस भी कराएगा और हमें वहाँ पे हैंडओवर करा देगा एयरलाइन में। तो वो वहाँ का जो बायर होगा, एक्स कंट्री का जो बायर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो फ्रेट का पार्ट पे करने की, और यहाँ का पार्ट यहाँ का सप्लायर पे करेगा। हाँ जी। इंस्पेक्शन जो होता है ऑनली सी पोर्ट पे होता है या ड्राई पोर्ट पे भी होता है? जैसे एज ए मैं यहाँ दौलताबाद से सेंड कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा तेज बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही। ये जो इंस्पेक्शन होता है सर, ये ड्राई पोर्ट पे होता है, ओनली सी पोर्ट पे होता है या ड्राई पोर्ट पे भी होता है? जैसे हमें कोई भी सामान भेजना है यहाँ से, एक्सपोर्ट करना है, तो हम पहले दौलताबाद लेके जाएंगे, फिर दौलताबाद से सी पोर्ट पे जाएगा, सी पोर्ट के बाद वो एक्सपोर्ट होगा बाई सी। तो कस्टम क्लियरेंस और इंस्पेक्शन, कस्टम क्लियरेंस और इंस्पेक्शन एक ही चीज होती है। कस्टम क्लियरेंस करना मतलब किसी चीज को इंस्पेक्ट करना, उसको देखना कि इसमें कोई माल ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई इलीगल चीज तो नहीं है, तो वो ड्राई पोर्ट पे होता है। ड्राई पोर्ट, हाँ। सी पोर्ट पे कंटेनर लोड होके बाय रेल जाएगा, वहाँ पे हैंडओवर हो जाएगा वेसल में। वेसल बड़ा होता है, जहाज होता है, जहाज में जाके हैंडओवर हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। इंस्पेक्शन हमेशा ड्राई पोर्ट में होता है, सी पोर्ट पे नहीं होता है। एक्सपोर्ट के केसेस में वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। वहाँ पे चाइना में या किसी और कंट्री में उनके वेयर हाउस में माल जाएगा, वहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, कस्टम क्लियरेंस होगी, उसके बाद वेसल पे लोड होगा। तो बिना कस्टम क्लियरेंस के कोई माल एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे नहीं जाता। तो आपका इंस्पेक्शन वहीं होता है, स्टार्टिंग में ही होता है,
कोई सी पोर्ट पे नहीं होता है, ड्राई पोर्ट पे ही होता है। एयरपोर्ट पे आपका एयर की शिपमेंट हो तो वो एयरपोर्ट पे होगा, उनका वेयर हाउसेज बने होते हैं, वेयर हाउस में इंस्पेक्शन होगी, तब जाके वो एयरलाइन में हैंड ओवर होगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। ड्राई पोर्ट से भेज रहे हो तो ड्राई पोर्ट पे होगा, अगर आप सी पोर्ट से भेज रहे हो तो सी पोर्ट पे सर होगा। आप बोल रहे हैं कि सर ड्राई पोर्ट पे हो रहा है। ड्राई पोर्ट पे से हम भेजेंगे, हाँ ड्राई पोर्ट से सी पे पोर्ट पे तो जाएगा ही जाएगा ना, वहाँ तो ऐसा वैसा ला सकते सर हैं। अभी सब आपने दोनों जगह होता है सर कस्टम। देखो देखो आप समझो, देखो दोनों जगह नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान, कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर ड्राई पोर्ट पे से भेज रहा हो क्योंकि उसकी फैक्ट्री नावा शिवा में है, या उसकी फैक्ट्री मुंद्रा में है, या उसकी फैक्ट्री पिपावा में है, तो वो सी- बेसिकली सी पोर्ट पे- सी पोर्ट पे है, इसकी कस्टम क्लियरेंस कराएगा। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई ड्राई पोर्ट पे जिसका पास पड़ रहा हो, ड्राई पोर्ट से लेकर नावा शिवा तक वो बाय रेल भेजेगा, उसको कस्टम क्लियरेंस यही कराएगा और कंटेनर में सील लग जाएगी। हाँ हाँ यस सर। यहीं से कस्टम में यहाँ पे सील लग जाएगी, वो कंटेनर नहीं खुलेगा, वहाँ पे केवल सील चेक होगा, वहाँ पे खाली सील चेक होगा, वो कंटेनर एज इट इज पेपर दिखाई देंगे वहाँ पे, वो एज इट इज वहाँ पे लोड हो जाएगा। ये सब सही है, कोई सब कुछ सही है, सब कुछ यहाँ पे इंस्पेक्शन हो गई है इसकी, सारा का सारा होने के बाद में सील और लगेगा। सर मुंबई का तो हाँ जी, क्या? हम ड्राई पोर्ट पे बैठे ना इस टाइम, हमारे लिए तो हम ड्राई पोर्ट पे नहीं, सिर्फ नहीं, हाँ सॉरी, देखो आप मेरे से निकल गया गलती से, इसलिए देखिए ड्राई पोर्ट पे भी होगा, जो ड्राई पोर्ट से करवाएगा वो ड्राई पोर्ट से होगा, जो सी पोर्ट से कराएगा वो सी पोर्ट से होगा। कस्टम क्लियरेंस दोनों जगह करानी है। मतलब सी वो भी पोर्ट- दोनों जगह मतलब सर, इंपोर्ट के केस में हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ से सर, करवा हम कहाँ से करवा रहे हैं? कहीं से भी जाती है कस्टम क्लियरेंस। सर इंपोर्ट के केस में सिर्फ सी पोर्ट से ही होती है ना कस्टम क्लियरेंस। इंपोर्ट के केस में मंथली पर सी केस से ही होती है, सी पोर्ट से ही। नहीं नहीं, यहाँ टीकेटी में होती है ना कस्टम क्लियरेंस। शेडिंग में हो जाएगा। वहाँ पे नावाशिमा में हमारा माल आया, पिपावा में माल आया, हमारा कंटेनर से माल उतरा, हमने रेल में डाला, रेल से यहाँ पे टीकेडी आया या पीपीजी आया या गड़ियासरू आया, जो यहाँ पे ड्राई पोर्ट्स हैं, यहाँ पे मेरा सीएचए गया, उसने यहाँ पे सीएचए ने उसकी कस्टम क्लियरेंस करवा दी। तो दोनों जगह, अगर नावाशिवा का क्लाइंट है तो नावाशिवा कंटेनर उठा लेगा, नावाशिवा में कस्टम क्लियरेंस करा लेगा। अगर टीकेडी का है, ड्राई पोर्ट का है कस्टमर, तो ड्राई पोर्ट में कराएगा। ये हो गया हमारा एफओबी का। तो हम टॉपिक से भटकते नहीं है अभी, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लॉजिस्टिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एंड ही नहीं है, कुछ ना कुछ नई नई चीजें इन्वेंशन होते रहती है, नई नई चीजें आती रहती है, हर साल टैरिफ चेंज होता रहता है गवर्नमेंट का, हर साल एचएस कोड चेंज होता रहता है। ये सब चीजों के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम इनको टर्म्स में बढ़ते हैं। इनको टर्म्स में हमने एफओबी पढ़ा, हमने पहले एक्सवर्क्स पढ़ा फर्स्ट, सेकंड हमने एफओबी पढ़ा, थर्ड हम पढ़ेंगे एफसीए। एफसीए क्या होता है? फ्री लॉन्ग से। एफसीए का सिंपल रूल है, सिंपल रूल है एफसीए का कि सप्लायर हमारे वेयर हाउस में माल दे देगा, उसके बाद में Buyer की। रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर की। अगर आप ये यूज करोगे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्ड, तो आपको इजीली समझ में आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब ये है कि हमें अगर इंपोर्ट कर रहा है कोई कस्टमर, हमसे कोई इंपोर्ट के चार्जेस मांग रहा है, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम क्या रेट दें। एक्सवर्क्स के केसेस में हम उसे पूरा दे देंगे, एफओबी के केस में उसको हम फ्रेट का दे देंगे पार्ट, एफसी के केस में उसको कस्टम क्लियरेंस भी दे देंगे, उसको फ्रेट का पार्ट भी दे देंगे। तो हम दो चीजें देंगे कस्टमर को, अपने दो रेट्स देंगे एफसीए के टर्म्स में। उसको हम वहाँ की कस्टम क्लियरेंस देंगे, चाइना की या किसी भी कंट्री की, और उसको हम फ्रेट का पार्ट देंगे। वहाँ के जो लोकल चार्जेस होते हैं, लोकल चार्जेस में क्या आता है? कस्टम क्लियरेंस चार्जेस आता है, हैंडलिंग चार्जेस आता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आता है, और एयर फ्रेट आता है या सी फ्रेट आता है, या ओशन फ्रेट बोलते हैं उसको, या एयर फ्रेट बोलते हैं। तो ये चीजें आती हैं उसमें एफसीए के केस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही खेल है सारा कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बंद करो। सर ये कह रहे हैं
सर ये समझ में रुको मैं थोड़ा हाँ जी हाँ तो आपको कोई क्वेश्चन जो आपके दिल में है सर जैसे एफओबी के केस में आपने बताया कि मतलब कि जो कार्गो है सेलर वो जाके पोर्ट पे रख देगा कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद, फिर उसके बाद रिस्पांसिबिलिटी सेलर की खत्म, बायर की रिस्पांसिबिलिटी और सर ये एफएएस में एफएएस एफसीए हाँ सबसे जो ये फ्रीडम फ्री कैरियर एफसीए का आपको पूछना है, एफओबी का पूछना है आपको पूछना है, किसका पूछना है, किसमें डाउट है और किसी का कोई डाउट है, मैम को डाउट है आपको कोई डाउट है, बेझिझक होकर पूछिए, आपको जितना आप पूछोगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा आपको बताने में, उतना ही मजा आएगा हमें को, मुझे ये लगेगा ना हम जितने भी लोग सीख रहे हैं यहाँ पे बैठ रहे हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता लग रहा है, अच्छे से नॉलेज हो रही है। एफओबी और एफसी में मात्र इतना अंतर है कि हमको वेयर हाउस में नहीं होगा पोर्ट पे, बस इतना ही है। बस। हमारा वेयर हाउस हमारा वो पोर्ट के बाहर होगा, पोर्ट के अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हम उसको जहाँ का बोलेंगे बेसिकली पोर्ट के आसपास ही होता है, पोर्ट के आसपास ही होता है। हाँ वो कार्गो पीपल का वेयर हाउस थोड़ी ना होगा, कहाँ पे मतलब जो बायर जो हमारे पास एफसीए के केस में जो लाकर रखे हमारे एजेंट्स के हैं, we are a GLM member, we are a GLN member, तो हमारे एजेंट्स हैं ऑल ओवर कंट्रीज में, ऑल ओवर अदर कंट्रीज में हमारे एजेंट्स हैं, थर्ड कंट्रीज में भी हैं, हम थर्ड कंट्रीज भी करते हैं, हम ऑल ओवर कहाँ से भी आप किस कंट्री से आपको करना है वहाँ पे हमारे एजेंट्स हमारे एजेंट्स होंगे। तो आप हमारे को चाइना में आप पूछ लीजिए, बेसिकली हमारा मेनली जो काम है 95% चाइना से है, बाकी 5% हमारा अलग अलग कंट्रीज से, यूएस से हो गया, यूरोप हो गया, टर्की हो गया, अपना सिंगापुर हो गया, अलग अलग कंट्रीज से हो गया। तो हमारा वैसे भी हमारा काम है इनको टर्म्स में बेसिकली हमें ये एफओबी ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ना अपने एफओबी के केस में हमारे सबसे ज्यादा जो टर्म्स यूज होती हैं आजकल के केसेस में, अब सबसे ज्यादा टर्म्स यूज होती हैं एफओबी, एक्सवर्क्स भी नहीं होती इतनी ना एफसी होती। भाई बायर बोल रहा है मैं क्यों पे करूं भाई, जैसे माल का भी खरीद रहा हूं मैं और तेरे से मैं हर चीजें वो भी करवा लूं, जैसे मैं तेरे वहां के लोकल भी पे करूं, तो सीधा बोलता है बायर भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा तुझे मैं, तू खाली एक टर्म्स होती है एफओबी, उसमें हमसे काम कर, खाली फ्रेट मैं पे करता हूं, वहां के जो लोकल है वो तू पे कर, मेरे एजेंट के वेयरहाउस में भी तू पे कर, वहां पे कर, तो यहाँ पे वो तू ही सारा का सारा तू ही कर। मतलब थोड़ी ना सप्लायर अपना चार्ज ऐड करके वो कम्युनिटी बता देगा, ऐसा नहीं होता ना भाई, आप भी हम तो एक फॉरवर्डर तो है नहीं दिल्ली में, हम 100 फॉरवर्डर हैं, कस्टमर आपको क्या लगता है कि एक ही सप्लायर होगा उसका, बहुत सारे सप्लायर होंगे, रेट सब कुछ चेक करेगा, रेट से रेट चेक करने के बाद नेगोशिएट करेगा, फिर वो बाद में टर्म्स की बात आती है कि टर्म्स बाद में क्या निकलते हैं। एक बार रेट नेगोशिएट हो गया, उसने माल की उससे पेमेंट के लिए बात कर ली है सब कुछ, उसके बाद में फिर वो बात आती है टर्म्स की कि आपकी टर्म्स क्या रहेंगी, वो तो बाद में बात है, पहले वो उनसे बात करेगा कि पहले माल की कॉस्टिंग क्या है, उसके बाद में मंगाएगा, फिर वो बाद में बोलेगा कि एक्सपोर्ट देना है, एफओबी देना है। कोई केसेस में होता है कि इनकी कंपनी होती है, कंपनी कहती है नहीं भाई मैं तो वही करूंगा, मेरा तो एफसी रहता है, मेरा तो एक्सवर्क ही करते हैं, हम किसी के साथ भी करते हैं तो हम एफओबी ही करते हैं, तो उस केसेस में कस्टमर कुछ नहीं कहता, कस्टमर को माल चाहिए अपना, कस्टमर को तो सस्ता भी पड़ रहा है वहाँ से उसको मंगाने में, बट वो कहता है चलो ठीक है जो हो रहा है आप करवा के खत्म करो, बाकी हम यहाँ पे आपको पे कर, तो ये चीज़ें होती है। और कुछ क्वेश्चन है किसी के, और कुछ पूछिए, कुछ दिमाग में कुछ आ रहा हो, कुछ भी उल्टा सीधा पूछो, कुछ भी पूछो, मगर पूछो कुछ भी। हमारे जो वेयर हाउस है वो कहाँ पे, मतलब मोस्टली ये तो सी पोर्ट के पास होंगे या फिर ड्राई पोर्ट के पास हाँ होंगे, जी। फिर एयरपोर्ट के पास हाँ जी, होंगे, वो ताकि एक हमारा जो एक नॉमिनेटेड वेयर हाउसेज होते हैं, हाँ। हर किसी के वेयर हाउस होते हैं, एयरपोर्ट के पास में भी होते हैं, हाँ। सी पोर्ट के पास में भी होते हैं, ताकि इजीली ट्रांजैक्शन हो सके हाँ। एक जगह से दूसरी जगह, हमारा ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ना। हाँ, तो अगर कस्टमर कहता है कि हम तो आपके वेयर हाउस में लाके डाल देंगे, उसके आगे आप लेके जाना, ताकि हमारा वो जो लैंड का चार्ज है वो कम लगे। बिल्कुल। तो उनके नॉमिनेटेड वेयर हाउसेज होते हैं, वो लीज पे वेयर हाउसेज लेते हाँ, हैं, लीज पे देते हैं। वो लीज पे वेयर हाउसेज लेते हैं, उनके परमानेंट वेयर हाउसेज नहीं होते हैं, वो 6 महीने के लिए होते हैं, 1 साल के लिए होते हैं, फिर वो चेंज कर लेते हैं, वो बेसिकली वो पोर्ट पे वो चार्ज रहते हैं। और कुछ किसी का कुछ सवाल? सर सीएफआर क्या होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट? कॉस्ट एंड फ्रेट होता है कि इसमें बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सारा का सारा सप्लायर करता है, सप्लायर ही वहां से कस्टम क्लियरेंस भी कराता है, उसके अपने ही एजेंट से
सप्लायर वहां के लोकल एजेंट से ही सारा का सारा करवाता है और यहाँ पे कस्टमर के पास डिलीवरी करवा देता है, या दिल्ली में या मुंबई में कहीं भी। C&F के केसेस इसमें सप्लायर, इसमें बायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ओनली सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका जो कॉस्ट होता है वो माल के अंदर ही वो उसको एडजस्ट करके उसको बोल देता है कि इतना कॉस्ट है। और यहाँ पे वो खाली कस्टम क्लियरेंस कराता है, हमसे कराता हो या किसी और से कराता हो, किसी भी फॉरवर्डर से कराता हो, कस्टम क्लियरेंस कराता है और वो ड्यूटी पे करता है और चार्जेस पे करता है लाइन के, और फिर वो डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन करवा के अपनी फैक्ट्री में लगा देता है। तो C&F के केसेस में ये HBL और MBL HBL और MBL की बात हम आगे करेंगे। चैलेंज तो भाई गालियां पड़ती थी और शुरुआत सर में। आप उसको किस तरह मतलब कन्वर्ट करते थे या कन्विंस करते थे और एक थंबनेल मिलेगा, थंबनेल एक थंबनेल